मुझे अपनी स्क्रीन शेयर कर दे। स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। यहाँ पर स्क्रीन शेयर हो रही है तो मुझे कंफर्म कर दें ये भी, और फिर हम इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी। स्क्रीन आ रही है नज़र सबको? बिल्कुल ठीक हो गया भाई, ठीक हो गया। डन डन डन। मान लिया जी, मान लिया। मान लिया। हमने कल जो है मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक काम कर लिया था। अब इसमें जो है ना कैपिटल रेशनिंग में सिंगल पीरियड कैपिटल रेशनिंग के अंदर सिंगल पीरियड कैपिटल रेशनिंग के अंदर ना हमारा सिर्फ एक ही चीज़ रह गई है, जो कि मैंने आपके सिलेबस में देखी है। आपकी थी तो वैसे 2 चीज़ें, जिसमें एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाली बात थी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, राइट? और दूसरी बात थी जो वो प्रोजेक्ट्स जो स्केल अप और स्केल डाउन भी किए जा सकते हैं, स्केल अप एंड डाउन। ये जो आपका सिलेबस है ना, मैंने इसमें देखा है कि स्केल अप और डाउन जोन सी है ना, ये वाली चीज़ कहीं पे नहीं मुझे नज़र आई। मतलब थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से तो लिखी हुई है, लेकिन न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से नहीं लिखी हुई। ये भी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से लिखी है, न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से नहीं आ रही। लेकिन फिर भी हम चूँकि सिलेबस में है, तो हम ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो ज़रूर करेंगे, ज़रूर करेंगे। ये स्केल अप एंड डाउन मैं एक एक्स्ट्रा क्लास करवाऊँगा, या फिर हफ्ते को अगर हमें कोई टाइम मिला, तो हम बाकी सिलेबस जो कवर करने वाला है, उसको करने के बाद अगर हमारे पास टाइम बचा, तो हम ये वाला भी कर लेंगे। अदरवाइज़ हमें फ़िलहाल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कर लेना चाहिए, और फिर हम मल्टी पीरियड कैपिटल रेस्टिंग में जाएँगे, जो कि ज़ाहिर-सी बात है, जो कि सिलेबस में भी है और उसका सवाल भी आ सकता है। ठीक है? अच्छा जी। अच्छा ठीक है। हम अब आज हमने क्वेश्चन करना है फ़िल्ट्रेक्स कंपनी, ये वाला। ये है जी, फ़िल्ट्रेक्स कंपनी। ओके जी। ये क्वेश्चन करेंगे, और इसके बाद मैं आज कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दूँगा प्रैक्टिस करने के लिए, और फिर ऑब्वियसली हमारे पास आईकैप की बुक तो पड़ी ही हुई है, और वहाँ से हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस सिंपली कर सकते हैं, जो कि पास पेपर में भी आ रहे होंगे, और वैसे भी अगर आईकैप की तरफ से कोई क्वेश्चन बनाया गया है, तो वो भी आ रहा होगा, ठीक है? तो हमारे पास एक लमसम अमाउंट हो जाएगी क्वेश्चंस की भी कैपिटल रेशनिंग के, कि हमें 5 से 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन जो है वो मिल जाएँगे, और मेरा ख्याल है ये मोर देन इनफ है, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए हो और क्वेश्चन को कर सकते हो। क्योंकि एक बात ज़हन में रखना कि हर क्वेश्चन स अगर 50 क्वेश्चन है, तो ज़रूरी नहीं कि 50 क्वेश्चन ही करने आने चाहिए। 50 क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से हो रहे होंगे। आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, और फिर चीज़ें जो है ना वो क्लिक कर गई, तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लिक कैसे करेगी? क्लिक करेगी अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे। तो ये एक जिसको कहते हैं ना कि एक टाइम लूप है, इसमें घूमते रहता है बंदा, कि प्रैक्टिस कम तभी होगी अगर आपने प्रैक्टिस ज़्यादा की होगी। समझ आई बात की? तो इसको ज़हन में रखना। अच्छा जी, अभी फ़िलहाल क्वेश्चन करते हैं, और यहाँ पे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। अगर क्वेश्चन आप कहते हो कि शेयर कर दो ग्रुप में, तो मैं वो भी कर सकता हूँ वैसे। कर दूँ ग्रुप में शेयर? अगर हम यहाँ से इसको शेयर कर देते हैं, ये पकड़ता हूँ मैं क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को आ भी जाए ना, ये ना हो कि कोई मसला रहे, यहीं से कर देते हैं। नहीं, ये तो मैं अपने आप को ही शेयर कर रहा हूँ। 1 मिनट। जस्ट अ सेकंड भाई, जस्ट अ सेकंड। लड़ना नहीं है मुझसे। मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें आ रही होती हैं, इस वज़ह से मुझे थोड़ा-सा ना इसमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन मैंने शेयर कर दिया है। काइंडली आप लोग इसको यहाँ से देख सकते हो, ताकि आपको देखने में आसानी हो, पढ़ने में आसानी हो। मैं यहाँ से पढ़ लूँगा, ठीक है? अच्छा जी, जैसा कि मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन पढ़ते-पढ़ते साथ-साथ आप लोगों ने जो है ना, इसका डाटा साइड पे स्क्रैप करते जाना है, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर स्टोरी काफ़ी लंबी होती है, लेकिन हमने जो है ना, उसमें से अपना जो रेलेवेंट डाटा है ना, उसको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है? और पहले क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, उसके बाद फिर हम आगे जो है ना, सवाल भी कर पाएँगे, ठीक है? अच्छा जी, कहता है फिल्ट्रेक्स कंपनी इज़ अ मीडियम साइज्ड ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड अनकोटेड कंपनी। अनकोटेड कंपनी कहते हैं अनलिस्टेड कंपनी को, ठीक है? अनलिस्टेड कंपनी आपको याद होगा, टैक्स में पढ़ा होगा, जिसके स्टॉक एक्सचेंज पर जो कहते हैं जिसको, क्या नाम है, शेयर्स जो हैं वो लिस्टेड नहीं होते, राइट? ठीक है?
which specializes in the development and production of water and air filtering devices to reduce the emission of effluents। अच्छा जी, ये कोई एमिशंस वगैरह जो है ना, जो पोल्यूशन है उसको खत्म करने के लिए ना, ये कोई डिवाइसेस वगैरह लगाते हैं एयर को फिल्टर करने के लिए, ठीक है। इट्स स्मॉल बट इग्नियस R&D team has recently made a technological breakthrough which has revealed a number of attractive investment opportunities। अच्छा ठीक है। It has applied for patents to protect the rights इन ऑल दीज एरियाज। अब देखो वो कहानी सुनाई जा रहा है हमें, ठीक है, कि जी ये हो गया, वो कंपनी बड़ी अच्छी जा रही है, उसके बाप दादा ने बड़ा काम किया था, साइकिल पे पहले वो रस बेचते थे, उसके बाद जो है ना उन्होंने कंपनी खोल दी, ठीक है। हाउएवर इट लैक्स द फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू एक्सप्लॉइट ऑल द प्रोजेक्ट्स विच रिक्वायर आउटलेज, आउटलेज कहते हैं इन्वेस्टमेंट को, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। एंड पोस्ट टैक्स एनपीवीज आर लिस्टेड इन द टेबल बिलो। पोस्ट टैक्स को इग्नोर करें, एनपीवीज उसने कहा है कि नीचे आपको बताई हुई हैं। Filtrex managers consider that delaying any of these projects would seriously undermine their profitability। वो कह रहा है कि अगर हम इन प्रोजेक्ट्स में से किसी को भी पीछे छोड़ते हैं ना, तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। सिंस कंपनी जो है वो एक अच्छे लेवल पे काम कर रही है और वो कह रही है कि हमें नए प्रोजेक्ट शुरू करने चाहिए, तो कंपनी का जो फाइनेंस मैनेजर है वो कहता है कि जी ABCDE, ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ना, अगर हम इसमें से कोई भी छोड़ते हैं ना, तो हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना वो रिड्यूस हो सकती है कल को, क्योंकि हमें इनमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी है, हम ये कमा कर देंगे, ठीक है। एज कंपेटिटर्स ब्रिंग फॉरवर्ड देयर ओन न्यू डेवलपमेंट्स, क्योंकि बाहर के जो कंपेटिटर्स हैं ना वो भी बड़े तेज हुए हुए हैं, वो अपना काम शुरू कर रहे हैं। ऑल प्रोजेक्ट्स आर थॉट टू हैव अ सिमिलर डिग्री ऑफ रिस्क, सबका अपना अपना रिस्क है। अच्छा जी, प्रोजेक्ट अब आ गया हमारा रेलेवेंट डाटा। प्रोजेक्ट ABCDE रिक्वायर्ड आउटले इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, पता है ना, और साथ उन्होंने एनपीवी भी कैलकुलेट करके दे दिया। आगे क्या कहता है? The NPV have been calculated using discount rate 18% post-tax rate of return which Filtrex company requires for risky R&D। यानी कि हमारा जो सिंपली हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है या फिर डिस्काउंट फैक्टर है, वो क्या है? वो क्या है? वो सिंपल हमारा डिस्काउंट फैक्टर 18% है, राइट। देख लेते हैं इसकी जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती। बहरहाल मैंने फिगर साइड पे कर लिया। द मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल फॉर दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4 लाख। ये क्या है भाई? 4 लाख क्या कह रहा है? मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल फॉर दिस इन्वेस्टमेंट, ये कोई बात नहीं की है इसने, समझ नहीं आ रही क्या कह रही है। 4 लाख क्या है? 4 लाख क्या है? अच्छा जी, एक का जवाब आ गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमारे पास जो मैक्सिमम अवेलेबल फंड्स हैं, मैक्सिमम अवेलेबल फंड्स, मैक्स फंड्स अवेलेबल, यानी कि हम टोटल 4 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं बस, ठीक है। 4 लाख इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी, कोरेस्पॉन्डिंग फिल्ट्रेक्स प्रेजेंट कैश बैलेंसेस बिल्ट अप ओवर सेवरल इयर्स प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। प्रोजेक्ट ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड नो प्रोजेक्ट कैन बी सब डिवाइडेड। ओए होए, ये क्या बात हो गई भाई? प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट ए और सी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, राइट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आ गए। और नो प्रोजेक्ट कैन बी सब डिवाइडेड, नो प्रोजेक्ट कैन बी सब डिवाइडेड का क्या मतलब है? कैन बी सब डिवाइडेड, इसका क्या मतलब है भाई? नो प्रोजेक्ट कैन बी सब डिवाइडेड। नो प्रोजेक्ट कैन बी सब डिवाइडेड इनडिविजिबल, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये प्रोजेक्ट्स जो उनसे हैं, यानी कि ए और सी तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, लेकिन ABCDE सबकी बात कर रहा है कि ये नॉन डिविजिबल है, नॉन डिविजिबल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। याद रखना है। अब इस चीज को ना आपने साइड पे लिख लेना है, ताकि आपको बार बार क्वेश्चन ना पूरा पढ़ना पड़े। अब देखो, अगर आप क्वेश्चन पढ़ने बैठोगे ना, ये सारा क्वेश्चन पढ़ोगे, उसके बाद आपको पता लगेगा अच्छा यार, हाँ ये तो नॉन डिविजिबल थे बाकी सारे, ठीक है। बेहतर यही है कि आपने चीजें प्लग करके साइड पे लिखते जाना है, ठीक है, प्लग करके, सॉरी। ओके, उसके बाद क्या कहता है जी, एनी अनयूज्ड कैपिटल विल आइदर रिमेन इन्वेस्टेड इन शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स और यूज टू परचेज मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ये क्या है? अनयूटिलाइज कैपिटल कौन सा है भाई? ये अनयूटिलाइज कैपिटल क्या क्या बात कर रहा है? मैंने क्या इसका कोई नाम बताया था कल परसों? कुछ याद हो? अनयूज्ड कैपिटल कौन सा होता है? अनयूज्ड कैपिटल कौन सा होता है? बिल्कुल सही अंबर, A एंड C में से एक ही हो सकता है, बिल्कुल सही कह रही हो।
सरप्लस फंड्स, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अनयूज कैपिटल वो होता है जो हमारी इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाए और उसके बाद बच जाए। वो बचता कब था? उस केस में बचता था जब प्रोजेक्ट्स इंडिविजिबल होते थे। तो उसके बारे में उसने खुद बता दिया कि अगर इंडिविजिबल प्रोजेक्ट्स हैं और जो अनयूज कैपिटल बचेगा वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज खरीदने में काम आएगा। यानी कि सरप्लस फंड जो होगा वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज उस पर खरीद ली जाएंगी। मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होती है? ये बॉन्ड्स हो गए, टीएफसीज हो गए, ये खरीद के इनके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो ये सब खरीदेंगे। और अब आगे क्या कह रहा है जी? एडवाइस फिल्ट्रेक्स कंपनी यूजिंग सुटेबल सपोर्टिंग कैलकुलेशंस व्हिच कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट शुड बी अंडरटेकन इज द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। देखो यार, अब देखो, वो हमसे सिंपल क्या कह रहा है? हमसे सिंपल कह रहा है कि एडवाइस करो, एडवाइस करो, एडवाइस which combination is best, which combination is best। कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट होगा? वो वाला कॉम्बिनेशन बेस्ट होगा जो हमें मैक्सिमम एनपीवी प्रोवाइड कर रहा होगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब हमने जेन में क्या क्या रखना है? जेन में क्या क्या रखना है? एक तो प्रोजेक्ट्स इंडिविजिबल है, ठीक है, खास तौर पे। और दूसरा हमारे पास क्या था? ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, जैसा कि अंबर ने कहा। आ जाए यार। ए एंड सी, ए एंड सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। अच्छा जी, अब सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता था? स्टेप स्टेप वन जो होता था हमारा होता था डेटा कलेक्ट करना। ऐसा ही है, ऐसा ही है। डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद स्टेप टू क्या था हमारा? स्टेप टू क्या था? हमने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करनी थी। स्टेप थ्री क्या था? उसमें हमने रैंकिंग करनी थी। ऐसा ही है। और स्टेप फोर में हम समरी बनाते थे, राइट? समरी। ऐसा ही है। आज भी हमने यही करना है, आज भी हमने यही करना है। लेकिन करना किस तरीके से है? यहाँ पे आ जाओ जी। यहाँ पे हमारे पास डाटा कलेक्शन करनी है हमने। प्रोजेक्ट आ जाएगा, प्रोजेक्ट्स आ गए, राइट। उसके बाद उनकी एनपीवीज आ गई, राइट। उसके बाद हमारे पास उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आएगी। ऐसा ही है। उसके बाद हमारे पास उसकी रैंकिंग आएगी। ऐसा ही है। सबसे पहले हम यही करेंगे। अच्छा जी, प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? ए बी सी डी और ई। बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। तसल्ली करनी है। ए, बी, सी, डी और ई। एनपीवी क्या क्या है भाई? अच्छा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी तो थी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी तो थी भाई। बताया ही नहीं मुझे, बताया ही नहीं। हाँ जी, एक कॉलम यहाँ पे एक और बनेगा, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, उसके बाद एनपीवी, उसके बाद हमारा पीआई और उसके बाद हमारी रैंकिंग। ऐसा ही है। ओके जी, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं। ठीक है जनाब, ये लाइन आ गई। ये लाइंस हैं और ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का आ गया और यहाँ पे आ गई हमारी रैंकिंग, ठीक है। यहाँ पे हमने सिंपल इसको क्लोज कर देना, ठीक है। अच्छा जी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या क्या कह रहे हैं? जस्ट अ सेकंड। अच्छा जी, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। प्रोजेक्ट्स में हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है? 1.5, 1, 20, 2 लाख और 80 और 4 लाख। 1.5 लाख, 1, 20, 2 लाख, 80,000 और 4 लाख, ठीक है। तो यार आप देख रहे हो कि यहाँ तक तो हमें डाटा वैसे ही गिवन है। कितना, कितने परसेंट सवाल तो वैसे ही सॉल्व हो गया, ठीक है। एनपीवी 65, 50, 80, 30, 120। 65, 80, 65, 50, 80, 30, 120। 50 है भाई।
50, यहाँ पे आ जाएगा 50, 80, 30 और 120। ऐसा ही है। 65, 50, 80, 30 और 120 करवाओ यार, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करवाओ। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे आएगा? एनपीवी को हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करेंगे, ऐसा ही है। करवा दो भाई, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त कैलकुलेट कर भी दिया हुआ है। जबरदस्त। ओके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0.43, यहाँ पे आ जाएगी 0.417, यहाँ पर आ जाएगा, ये इसको जीरो कर देते हैं, तीन तीन डिजिट्स रख लेते हैं ना। 0.400, उसके बाद 0.375। भाई पता चल रहा है ये मैं कैसे निकाल रहा हूँ? 0.300। जी, किसी को कोई मसला है ये प्रॉफिटेबिलिटी निकालने में? बिल्कुल सही जैनी, बिल्कुल सही सकीना, अंबर, जबरदस्त, सही जा रहे हो। ठीक है, जबरदस्त हो गया। ठीक है। अच्छा, मैंने ये तीन तीन डिजिट्स में रखा है ताकि सवाल थोड़ा खूबसूरत भी लगे ना। वो एक अजीब ही लगता है, वो बाद में आपको भी कंफ्यूजन होगी कि यार ये कौन सी बड़ी वैल्यू है, कौन सी छोटी है। तो इससे जरा फायदा हो जाता है। ठीक है। अच्छा, रैंकिंग भी करवा दो भाई, इसी तरह रैंकिंग करवा दो। एक ही रैंक, नंबर वन क्या है? नंबर वन 434140 375। ठीक है, मेरा ख्याल है नंबर वन यही है। नंबर वन ऐसा ही है। नंबर टू है, नंबर टू है ये। ठीक है। उसके बाद नंबर थ्री भी यही आ रहा है। ओए होए, क्या बात है। ये तो ऐसे ही हुआ, ABCD कर दिया हमने, जैसे हम बचपन में वो लगाते थे ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कह रहा हूँ, क्या कहते हैं उसको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बिल्कुल। फोर, यही ABCD सारों का 5 सवाल है, तो पहले का A, दूसरे का B, तीसरे का C, ऐसे करते थे। तो जी पांचवा। ठीक है, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। 1 2 3 4 5 ऐसे ही आ रहा है भाई, ऐसे ही आ रहा है। ठीक हो गया। क्या क्या ये आप लोग इस चीज से रजामंद हो? ABCD, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही, ऐसे ही हुआ, ऐसे ही हुआ। अच्छा जी, आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। अच्छा, अब हमने एक चीज का ध्यान रखना है। हमने देखना है कि हमारे पास अवेलेबल फंड्स कितने हैं। मैं बताता हूँ क्या है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अवेलेबल फंड्स कितने हैं? वो हैं हमारे पास 4 लाख। ये आ जाएगी अमाउंट यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगी एनपीवी, ऐसा ही है। ओके जी। अच्छा जी, अब ना जरा जरा ध्यान से देखना है, ठीक है। हमारे पास उसने कहा था कि इंडिविजिबल है सारे प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इंडिविजिबल है। और ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना, यही कहा था। ठीक है, बिल्कुल। यानी कि या तो ए परफॉर्म होगा या फिर सी परफॉर्म होगा एट अ टाइम। ठीक है। अच्छा चलो, तो एक कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं, कॉम्बिनेशन, अगर मैं पहला कॉम्बिनेशन बनाऊं, कॉम्बिनेशन वन, तो ध्यान से देखना, मैं उसके अंदर पहले नंबर का प्रोजेक्ट कौन सा आ रहा है? पहले नंबर का प्रोजेक्ट आ रहा है ए। ठीक है, मैं उस कॉम्बिनेशन में ए पकड़ता हूँ, प्रोजेक्ट ए। उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1,50,000। और उसकी एनपीवी कितनी है? 65,000। ऐसा ही है। हमारे पास कितने पैसे बच गए? यहाँ से माइनस करेंगे हम, और हमारे पास पैसे बचेंगे 4 लाख माइनस 1.5 लाख। ये बचता है 2,50,000। 2,50,000। अब यहाँ पर क्या लिखूं? प्रोजेक्ट बी आ जाएगा, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट बी। यहाँ पे उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1,20,000। और एनपीवी उसकी कितनी है? 50,000। ऐसा ही है। अच्छा, अगर मैं इसको माइनस कर दूं, 2,50,000 में से मैं माइनस कर देता हूँ 1,20,000, 1,30 बचता है। 1,30, ऐसा ही है। अच्छा, अब मैं क्या करूं? प्रोजेक्ट डी कर दूं, प्रोजेक्ट डी कर दूं, बताना जरा। प्रोजेक्ट डी, क्योंकि तीसरे नंबर पे तो प्रोजेक्ट सी आ रहा है, सॉरी, प्रोजेक्ट सी आ रहा है, हाँ प्रोजेक्ट सी आ रहा है। प्रोजेक्ट सी कर दूं, वो 2 लाख को डिवाइडेड बाय करके जितनी इन्वेस्टमेंट है, 1,30 डिवाइडेड बाय 2 लाख करके परसेंटेज कर दूं, क्या वो कर दूं? फिर क्या करना चाहिए मारूफ? नो कह रहे हैं सारे।
ओके, जी सर भी कह रहे हैं, लेकिन वो पिछले सवाल पे कह रहे हैं सही। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ हाँ, चलो ये तो एक जवाब हो गया। ओके, तो फिर क्या करना, क्या चाहिए, करना क्या चाहिए? प्रोजेक्ट सी क्यों नहीं पकड़े हम? प्रोजेक्ट सी क्यों नहीं पकड़े? 1:30 पड़ा हुआ है, तो क्या मैं ऐसे ना करूं कि 1:30 डिवाइडेड बाय क्या नाम है, प्रोजेक्ट सी की इन्वेस्टमेंट 2 लाख, और फिर 100 से मल्टीप्लाई, फिर एक परसेंटेज आ जाएगी, उस एनपीवी को भी फिर उसी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जैसे कल कर रहा था। ये ना करूं? ये ना करूं? ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। अब बात है, तुम लोगों को तो समझ आ गई है। ये तो बहुत ही एक जबरदस्त चीज हो गई, बिल्कुल सही यार, ये मैं कर ही नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि एक तो मैं ये परसेंटेज वाला जो फॉर्मूला लिखा था ना, वो तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि डिविजिबल भी नहीं है। समझ आई बात की? डिविजिबल ही नहीं है, तो मैं तो वैसे ही परफॉर्म नहीं कर सकता आधा अधूरा। तो यानी कि अगर तीसरे नंबर पर सी आ रहा है, तो एक तो वो नॉन डिविजिबल है, और दूसरी बात ये कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। या तो ए होगा या सी होगा, या तो तू नहीं थे या तो मैं नहीं। ठीक है, तो यहां पर प्रोजेक्ट सी नहीं, फिर प्रोजेक्ट सी के बाद क्या आता है, डी आता है। डी, उसमें से 80,000 रुपया निकल जाएगा। और इसकी एनपीवी कितनी है? एनपीवी डी की, ये कहता है जी 30,000 एनपीवी है, 30,000। ठीक है, यहां क्या बचेगा? 1:30 माइनस 80, 50,000 बच गया। 50,000। अब 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 प्रोजेक्ट ई पकड़ लूं, 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट मांग रहा है प्रोजेक्ट ई। क्या करूं? 50,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख कर दूं? क्यों नहीं, क्यों नहीं वाजिद, मारो क्यों नहीं? क्यों नहीं भाई? प्लीज मुझे वजह भी बताओ, क्यों नहीं? बिल्कुल, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये इंडिविजिबल भी नहीं है, ये ऐसा क्या नाम है, वो पनौती प्रोजेक्ट्स हैं कि ये इंडिविजिबल भी नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 50,000 है, सरप्लस फंड्स हैं, सरप्लस फंड्स। ठीक है, एंड विल बी इन्वेस्टेड, इन्वेस्टेड, इन्वेस्टेड फॉर इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, या जो भी सिक्योरिटीज थी वो। बिल्कुल ठीक। समझ आई बात की? तो अगर मैं यहाँ पर टोटल एनपीवी अभी निकालूं, टोटल एनपीवी अगर निकालूं तो कितनी बनती है? 65,000 जमा 50,000 जमा 30,000, ये बनती है 1,45,000। अच्छा यार, जरा अभी ना गेम खत्म नहीं हुई, गेम ऑन है। अगर मैं यहाँ पर कॉम्बो वन देखूं या कॉम्बिनेशन वन देखूं, तो मैंने किस किस का कॉम्बिनेशन बनाया है? ए, बी और डी का। और इसकी टोटल एनपीवी कितनी आ रही है? टोटल एनपीवी हमारे पास आ रही है 1,45,000। अच्छा, अच्छा, अब ए बी डी तो हमने बना दिया यार, बाकी सौतेले थोड़ी हैं, बाकी का भी एक कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं। कॉम्बिनेशन टू आ गया, कॉम्बिनेशन टू, ए बी डी का हमने बनाया है। अब ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे ना? ए बी डी बनाया है। अच्छा, अगर मैं ये कहूं, ए को ही पकड़ के रखूं, ए को ही पकड़ के रखूं, और सी, सी तो सॉरी है ही नहीं। ए बी डी का बनाया ना, ए बी और डी का बनाया है। अब हम ए बी ई का बना के देखें, एक कॉम्बिनेशन, ए बी ई। अच्छा, ए बी ई का कॉम्बिनेशन बन सकता है कि नहीं बन सकता, ये पहले बताओ मुझे, पहले मुझे ये बताओ, ए बी ई का कॉम्बिनेशन बन सकता है कि नहीं बन सकता? क्यों? क्यों? उसकी क्या वजह है, क्यों नहीं बन सकता? ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ए बी ई का कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बन सकता? और अंबर अगर यस है तो वो क्यों बन सकता है? ये भी वजह बताओ, बताओ जरा, ये सामने डाटा है आप लोगों के पास। नहीं, ये जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं है, ये मुझे जवाब सही नहीं बना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वाजिद ने सबसे बेहतर जवाब दिया है। ई का रिक्वायर्ड फंड ही टोटल फंड के बराबर है। बिल्कुल सही कह रहे हो वाजिद, बिल्कुल जबरदस्त। देखो यार, देखो, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि ए, बी और ई का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अब ई की इन्वेस्टमेंट देखो कितनी है, 4 लाख है। यार, ई अगर आप कर रहे होगे तो 4 लाख तो यहीं पे लग जाएगा सारा का सारा। ए और बी में कहां से इन्वेस्टमेंट करोगे? ये कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता।
समझ आई बात की? समझ आई बात की? अब मैं क्लियर कर पाया हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कॉम्बिनेशन बन सकता है लेकिन यहां नहीं बनेगा। उसकी वजह यह है कि इन्वेस्टमेंट नहीं पूरी है। अगर हम बी और डी का को ना लें तो बी और बिल्कुल बिल्कुल ऐसा भी है सकी ना, मैं वहीं पे ही आ रहा हूँ, वहीं पे ही आ रहा हूँ। हम इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देख रहे हैं अभी कि और कौन कौन से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है। अच्छा, चलो चलो। यहाँ पे ए बी ई तो नहीं बन सकता भाई। अच्छा, बी सी डी बन सकता है। बी सी डी, बी सी डी बन सकता है। अपनी उन कंडीशंस को ज़हन में रखो। अपनी उन कंडीशंस को ज़हन में रखो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और इंडिविजिबल भी है। ए और सी इकट्ठे तो नहीं परफॉर्म हो रहे, बिल्कुल नहीं हो रहे इस कॉम्बिनेशन के अंदर। ए ए ए इस कॉम्बिनेशन के अंदर ए और सी तो नहीं परफॉर्म हो रहे, नहीं हो रहे। इसका मतलब है बी सी और डी बन सकता है। दूसरा सवाल, क्या इन्वेस्टमेंट ज्यादा तो नहीं हो रही 4 लाख से? नहीं हो रही, तो बिल्कुल बन सकता है। तो इसका मतलब है हम ये कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। राइट, राइट। ठीक है, चलो चलो बी सी डी का कॉम्बिनेशन बनाते हैं फिर। देखते हैं कितनी एनपीवी आती है। ठीक है। ये खत्म करते हैं और यहाँ पे बनाते हैं बी सी डी। क्या आ गया जी? बी सी और डी। ठीक है। अच्छा जी, अवेलेबल फंड्स आ जाएंगे, अवेलेबल फंड्स। अच्छा, ये आ जाएगा 4 लाख। तो ये आ जाएगी एनपीवी, राइट। यहाँ पे एनपीवी आ जाएगी। यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट बी सी और डी का कॉम्बिनेशन बनाना है। सही है। अच्छा, कितना था बी? बी कितना था? 1,20,000। और उसकी आती थी 50,000 एनपीवी। सही है। अच्छा, सी की कितनी थी? सी की थी जी 2,80,000। 2,80,000 ठीक है। तो देख लो पैसे खत्म तो नहीं हो गए ना? 400 माइनस 120 माइनस 200, 80,000। पूरा 80,000 बच रहा है भाई, पूरा 80,000 बच रहा है। इसका मतलब है डी लग सकता है। यहाँ पर आ जाएगा 80,000। और इसकी कितनी है? 30,000 एनपीवी है। 30,000। अगर मैं टोटल इन्वेस्टमेंट देखूं तो यहाँ पे कुछ बच रहा है? 4 लाख में से 120 माइनस किया, 200 माइनस किया और 80 माइनस किया, जीरो बच रहा है जी। कुछ भी नहीं बच रहा। खत्म। ठीक है। और टोटल एनपीवी इसकी कितनी बन रही है? 50 जमा 80 जमा 30, ये 160 बन रही है। क्या बात है! 1,60,000। यानी कि अगर मैं प्रोजेक्ट कॉम्बो टू देखूं तो उसमें प्रोजेक्ट हमारे जो बी सी और डी हैं उनकी टोटल एनपीवी कितनी है? टोटल एनपीवी हमारी है 1,60,000। अच्छा, अच्छा, और कॉम्बिनेशन देखें एक। एक और कॉम्बिनेशन देखते हैं हिट एंड ट्रायल बेसिस पे। ठीक है। हिट एंड ट्रायल बेसिस पे बिल्कुल सही है नहीं? आप लोगों ने कैलकुलेट कर ली थी, जबरदस्त। अच्छा अच्छा, एक सकीना ने अभी बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन किया था कि खाली ई भी तो करके देख सकते हैं। सकीना, खाली ई करके देखें। 4 लाख है ना उसकी, खाली ई करके देखते हैं। कॉम्बो थ्री देखते हैं, कॉम्बो थ्री। कॉम्बो थ्री, खाली ई, ओनली ई, प्रोजेक्ट ई। ठीक है। इसका अवेलेबल फंड कितना है? वो है हमारे पास 4 लाख रुपया। ठीक है। यहाँ पे आ जाएगी एनपीवी। ई का, प्रोजेक्ट ई अगर आप देखोगे तो इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 4 लाख रुपया पूरी की पूरी। ये बचेगा कुछ नहीं। ठीक है। और एनपीवी इसकी कितनी कितनी थी? 1,20,000 रुपया। अच्छा जी, टोटल एनपीवी इसकी आती है 1,20,000। सही है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे साइड पे लिख दूं, कॉम्बो थ्री जो है, कॉम्बो थ्री वो प्रोजेक्ट ई है खाली। ठीक है। और उसकी जो टोटल एनपीवी आ रही है, टोटल एनपीवी वो है 1,20,000 रुपया। अच्छा, एक और ट्राई मारते हैं, एक और ट्राई। अगर मैं यहाँ पे देखूं, ए सी इकट्ठा नहीं हो सकता। ए बी डी कर दिया, ए बी ई कर नहीं सकते। बी सी डी कर दिया। ठीक है। खाली ई भी कर दिया। ठीक है। अगर हम खाली सी डी ई करके देखें, ई तो नहीं होगा। खाली सी डी करके देखें, खाली सी डी, प्रोजेक्ट सी और प्रोजेक्ट डी करके देखें, सरप्लस फंड ही बच जाएंगे ना। खाली सी और खाली डी, दो प्रोजेक्ट्स करके देखते हैं। कॉम्बो फोर, कॉम्बो फोर, खाली सी और खाली डी। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे अवेलेबल फंड्स देखें वो आ जाते हैं 4 लाख। ऐसा ही है।
और एनपीवी यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ पर आ जाएगा सी, और यहाँ पर आ जाएगा डी। सी कितना है? 2 लाख रुपया, और डी कितना है? 80,000 रुपया। ठीक है, और फिर यहाँ पर आ जाती है एनपीवी इसकी 80,000 रुपया, और यहाँ पर आ जाती है 30,000 रुपया। ठीक है। अच्छा, अगर मैं देखूं चार में से दो 400 - 200 - 80 अगर करूं तो एक 20 बचता है। क्या एक 20 की कोई है हमारे पास इन्वेस्टमेंट? बिल्कुल है, बी है, एक 20। लेकिन हमने सोचा कि इस दफा एक 20 इन्वेस्टमेंट नहीं करते, मतलब हम सिर्फ उन दोनों की इन्वेस्टमेंट निकाल के देखते हैं, जो कि कॉमन सेंस है, मैथ्स है। यार वो तो काम आएगी ही आएगी, बिल्कुल आएगी। अच्छा चलो, हम इसको ये नहीं करते, हम इसको सिंपल एक 20 यहाँ पे ऐसे बचा लेते हैं। एक 20 बच गया, जो कि सरप्लस फंड्स में जाएगा। ठीक है, सरप्लस फंड्स। और अगर मैं इसकी टोटल एनपीवी देखूं, 8 9 10 11, 1,10,000 बनती है। ठीक है, कॉम्बो 4 अगर मैं देखूं, कॉम्बो 4, तो सी और डी आ जाते हैं, और इनकी टोटल एनपीवी कितनी आती है? 1,10,000 रुपया। अच्छा, ये हो गया हमारा सवाल। अच्छा, अब करना क्या है? एक टेबल बनाना है एंड पे, यानी कि फेस पे, क्वेश्चन के फेस पे। अब ये क्वेश्चन का फेस क्या है? क्वेश्चन का फेस, मेन आंसर, मेन हमारा आंसर। ठीक है, हमारे पास आई कॉम्बो 1, कॉम्बो 2, कॉम्बो 3, और कॉम्बो 4। ठीक है, यहाँ पे हमने लगा दी लाइन। ये आ गई हमारी फिगर्स, और यहाँ पर आ गई हमारी टोटल एनपीवी। ऐसा ही है। अच्छा, या बल्कि इसको हम यहाँ से जो सा है ना, ये कर देते हैं, सिर्फ प्रेजेंटेशन की हद तक है, तो हम प्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, कॉम्बो 1 में एनपीवी कितनी आ रही है भाई? ये कॉम्बो 1 थी, ये कॉम्बो 1 थी, ये वाली कॉम्बो 1 है हमारी। अगर मैं इसको थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं भाई, थोड़ा थोड़ा रंग बदल जाएगा ना, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। ठीक है। अच्छा जी, कॉम्बो 1 में हमारी जो एनपीवी आ रही है वो 1,45,000 आ रही है। टोटल एनपीवी यहाँ पर लिख देते हैं, आ जाएगी 1,45,000। ठीक है, कॉम्बो 2 में क्या आ रही है? कॉम्बो 2 में आ रही है 1,60,000, 1,60,000। ये प्रोजेक्ट बी, सी और डी है। ठीक है, कॉम्बो 1 कौन सा था? कॉम्बो 1 कौन सा था? ए, बी और डी था। ए, बी, बी और डी था। ठीक है, कॉम्बो 3 में कौन कौन सी आ रही है? प्रोजेक्ट ई है खाली, 1,20,000। प्रोजेक्ट ई, 1,20,000। प्रोजेक्ट ई है खाली। ठीक है, और कॉम्बो 4 में क्या आ रहा है? सी और डी है, सी और डी, सी एंड डी। और इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है सी और डी में? ये आ रही है हमारी 1,10,000, 1,10,000 आ रही है, 1,10,000। अच्छा जी, क्या लगता है देख के, देख के क्या लगता है कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? हाँ जी बताओ। हाँ जी जी, क्या कहते हो भाई? ले जाओ मुझे बचा के यहाँ से, कहाँ तक पहुंचाओगे? ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन आया हुआ है एक अंबर का, कुछ इन्वेस्ट के लिए है कि नहीं तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि रिक्वेस्ट की रिक्वेस्ट है कि इंटरेस्ट जिसमें ज्यादा मिले। नंबर ये किस हवाले से क्वेश्चन पूछा है, मुझे जरा कंफर्म करते हो आप? B 145 के कॉम्बो 2। ठीक है, कॉम्बो टू में बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कॉम्बो 2 में क्यों? कॉम्बो 2 में क्यों? कॉम्बो 2 में अगर मैं इंटरप्रिटेशन लिखूं भाई, इंटरप्रिटेशन हमारा फेवरेट पॉइंट, हमने इंटरप्रिटेशन क्या करनी है? इन द सिचुएशन अंडर डिस्कशन, इन द गिवन सिनेरियो, या इन द सिचुएशन अंडर डिस्कशन, इन द गिवन सिनेरियो, the possible combinations on the basis of
basis of hit and trial has been made, has been made. So we can finalize that the combo 2, combo 2, which is, which is, which is project B, C, and D is the most beneficial mix among all. Hence, hence, company shall go for investment in projects E, C, B, C and E। हाँ जी, समझ आई भाई मैंने क्या कहा है? क्या किसी को समझ आई मैंने क्या कहा है? अगर सरप्लस फंड जीरो है तो इन्वेस्ट नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि इंटरेस्ट मिलना चाहिए। हाँ ना, वो होना चाहिए, लेकिन आप देखो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। एक सेकंड, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट मुझे देख लेने तो पहले। हो सकता है कि मैंने ना देखी हो, एक मिनट ठहरो। अच्छा जी, एडवाइस यूजिंग यूजिंग सूटेबल कैलकुलेशंस, विच कॉम्बिनेशन प्रोजेक्ट शुड बी अंडरटेकन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। हाँ हाँ, वो तो इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, वो इंटरेस्ट की, वो वाली इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा। वो इंटरेस्ट कह रहा है कि शेयर होल्डर्स का जो इंटरेस्ट होता है, कि उनके ख्याल उनको शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट क्या है कि हमें मैक्सिमम एनपीवी मिले। तो वो ये पूछ रहे हैं कि क्या नाम है, आप हमें मैक्सिमम एनपीवी का कॉम्बो कॉम्बिनेशन बताओ कि जिसके अंदर कौन से प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट की जाए कि हमारी एनपीवी जो है वो मैक्सिमम हो जाए। ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि वो जो सरप्लस फंड की आप बात कर रहे हो ना, वो हम सिर्फ मेंशन कर देंगे कि हमने ये इन्वेस्ट करना है, हमें उसकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये देखो मैंने यहाँ पे मेंशन किया, ये मैंने मेंशन किया है कि सरप्लस फंड्स विल बी इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अगर बच जाते हैं तो, अगर नहीं बचते तो नहीं करेंगे। ठीक है। आई होप आई हैव आंसर द क्वेश्चन। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं जी? ओ अच्छा, ठीक है। बेनिफिट ठीक हो गया, कंप्लीटली अंडरस्टैंड, जबरदस्त हो गया भाई। हाँ जी, हाँ जी। तो जहाँ मैक्स एनपीवी हो, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करना है? अब यहाँ पर जो है ना, हमारा एक नया स्टेप आ गया। यानी कि जो स्टेप्स थे ना, स्टेप्स ये करने के, उसमें हमने सबसे पहले डाटा कलेक्शन करनी थी। डाटा कलेक्शन, ठीक है। अगर मैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात करूं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो सबसे पहले हमने डाटा कलेक्शन करनी है। ठीक है। उसके बाद हमने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करना। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है। कैसे आता है? एनपीवी डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, ऐसा ही है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है? रैंकिंग करनी है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने समरी बनाते थे हम यूजुअली, लेकिन यहां पर हमने कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशंस ऐसे, हिट एंड ट्रायल बेसिस पे, हिट एंड ट्रायल बेसिस, यानी कि जितने आप बना सकते हो, ए बी डी, बी सी डी, सी डी, खाली ई, यानी कि आपने तीन चार बना लिए, तीन चार बना के ना आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम एनपीवी क्या है। इसके और भी बन सकते थे, खाली ए कर लो, खाली बी कर लो, तो वो तो आप चलते ही जाओगे, लेकिन आपने तीन चार कॉम्बिनेशन बनाने हैं जिसमें आपको फिगर मिल जाएगी। ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि इन्वेस्टमेंट और एनपीवी आप साथ साथ ले रहे होते हो, तो आपको पता लग जाएगा। जैसे अभी आप अगर खाली 4 लाख की खाली अगर ई को आप देखते, तो उसकी एक सिंगल एनपीवी आ रही थी यहाँ पे 1,20,000। आपको पता था कि यार ये तो एनपीवी से नीचे ही, ये टोटल मैक्सिमम एनपीवी हमारे पास अभी तक 1,60 आई है, तो ये तो उससे नीचे ही रहेगा। ठीक है। तो ये चीजें हैं बेसिकली, आपने इसको ओवरऑल एक ब्रॉडर पिक्चर के तौर पे देखना है, फिर आपको समझ आ जाएगी। डाटा कलेक्शन हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हो गई, रैंकिंग हो गई, और फिर कॉम्बिनेशन हो गए हिट एंड ट्रायल बेसिस पे। हिट एंड ट्रायल बेसिस पे आएगा तो हमारे पास जो मैक्सिमम एनपीवी वाला कॉम्बिनेशन होगा ना, कॉम्बिनेशन हमने वो सिलेक्ट करना है। ठीक है। आप चाहे घर जाकर ना कोई और कम्बो, कम्बो 5, कम्बो 6, कम्बो 7 भी बना के देख लेना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो 1,60 से कम ही आएगी। समझ आई बात की? ट्राई करके देखना।
ठीक है। तो जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या फिर इस तरह की बातें बीच में आना शुरू हो जाए ना, तो आपने याद रखना है कि हम अब कॉम्बिनेशन से चलेंगे। हम अब सिंपल उस तरीके से नहीं चलेंगे जैसे हम पहले चलते थे कि समरी बना के हमने डाटा को खत्म कर दिया। अच्छा, इसमें आपने दूसरी चीजों का भी ध्यान रखना है कि डिविजिबल तो नहीं है, कहीं इनडिविजिबल तो नहीं है। इस केस में तो इनडिविजिबल था, ठीक है, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि कहीं दूसरे केसेस में डिविजिबल तो नहीं आ रहा। समझ आई बात की? तो ये सवाल इस तरीके से रिजॉल्व होगा। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अब मुझे बताओ अगर किसी का कोई और सवाल है तो आई क्या नाम है, ऑब्वियसली आपको जो सा है ना समझाऊंगा। अगर नहीं तो फिर हम आगे चलें। ठीक है, ऑल क्लियर हो गया भाई। अंबर ने शहादत दे दी है एक। अच्छा, दूसरी शहादतें भी मुझे दो यार। जल्दी 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 जल्दी, गो अहेड। ओके हो गया। सर ये लास्ट पे लिखा है बोथ ऑफ विच ऑफर 18% टैक्स। अच्छा यार, ये जैसे मैंने सकीना पहले भी बताया कि उसने हमें प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी होगी। हमने जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है ना हमने वो उठानी है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये मैंने क्वेश्चन जो है ना किसी और एग्जामिन बॉडी का उठाया हुआ है, तो इसमें थोड़ी बहुत चीजें उस तरीके की हैं, तो फिलहाल इसको आप इग्नोर कर सकते हो। इट्स कम्प्लीटली फाइन। क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं चाह रहा था कि आपको एक बड़ा फुल फ्लेज क्वेश्चन आए, ताकि आपको पता हो कि यार हमने पढ़ना है और फिर उसको रिजॉल्व करना है। ठीक है, मारूफ ने क्लियर कह दिया भाई, जैनी ने क्लियर, वोसिया ने भी क्लियर कह दिया। वोसिया आप मुझे आप कल नजर नहीं आए क्लास में? कल किधर? हाँ, क्लास यार लेनी है भाई, क्लास नहीं छोड़नी। क्लास अगर आप छोड़ोगे मैं खुद क्लास छुड़वा देता होता हूँ, कितनी दफा मैं छुट्टी दे देता हूँ। तो प्लीज हाँ, मेरे जैसा नहीं बनना। इसको खत्म करना है, रोजाना की क्लास रोजाना लेनी है, ताकि हमें चीजें अंडरस्टैंड तो हों, लेकिन साथ साथ हमें वो भी रहे, क्या कहते हैं उसको, जिसको कहते हैं ना। अच्छा अच्छा, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। सिर्फ आपको एक बता रहा हूँ कि यार कोशिश किया करो कि कम से कम उस पॉइंट के लिए जो सा ना मसले रिजॉल्व रहे। ये मेरे साथ भी आया था अक्सर, नेट का इशू। तो खैर कोई नहीं, हम चल सकते हैं। अच्छा, चलो ठीक है। अ, अगर समझ आ गया तो हम ना एक थोड़ा सा एक थ्योरेटिकल पोर्शन भी करेंगे आज। अच्छा जी। अ, ठीक है, रीजंस ऑफ कैपिटल रैशनिंग। अच्छा जी, आ जाओ भाई। आज जरा ना हम आज थ्योरी को हाथ लगा ही लेते हैं यार। ठीक है, कैपिटल रैशनिंग। आज थ्योरी हम करेंगे लेकिन जरा स्टाइल से। हाँ, कैपिटल रैशनिंग। कैपिटल रैशनिंग जो है ना, उसकी रीजंस क्या होती हैं? रीजंस, दो तरह की रीजंस होती हैं। सॉफ्ट रीजंस होती हैं और हार्ड रीजंस होती हैं। ठीक है, सॉफ्ट रीजंस क्या होती हैं? इंटरनल होती हैं, इंटरनल। और हार्ड रीजंस कौन सी होती हैं? एक्सटर्नल। अच्छा जी, कैपिटल रैशनिंग होता क्या है? शॉर्टेज ऑफ फंड्स होती है, ऐसा ही है, शॉर्टेज ऑफ फंड्स। अब अब एज्यूम करो, अब एज्यूम करो, अब एज्यूम करो कि ये आप हो। सॉरी यार, ये आप हो, मैं बाल भी बना देता हूँ, प्लीज बुरा नहीं बनाना। ये आप हो, ठीक है। आप हो शेयर होल्डर, शेयर होल्डर, कंपनी के मालिक। ठीक है, आपको, आप क्यों प्रेफर नहीं करोगे, क्यों प्रेफर नहीं करोगे इन्वेस्टमेंट करना? इन्वेस्टमेंट करना या कैपिटल देना? कैपिटल देना क्यों प्रेफर नहीं करोगे? कैपिटल देना क्यों प्रेफर नहीं करोगे? बताओ, यहां पर आएंगी वो रीजंस। क्यों प्रेफर नहीं करोगे? कोई एक दो रीजन बताओ, अपनी तरफ से बता दो। क्यों प्रेफर नहीं करोगे? आप एक कंपनी के मालिक हो, तो आपको क्या मुसीबत है कि आपने नहीं देना, पैसा नहीं देना? नहीं यार, अभी न्यूमेरिकल पोर्शन खत्म नहीं हुआ यार, अभी एक मल्टी पीरियड कैपिटल रेशनिंग करना है हमने। ठीक है, सिर्फ ये थोड़ा सा थ्योरी का पोर्शन था, मैं चाह रहा था कि ये भी हो जाए। ठीक है ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं हो रहा, रिटर्न लेट हो रहे हैं, बिल्कुल सही है। रिटर्न कम हो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। रिटर्न जो सा है वो कम हो सकता है। रिटर्न इज नॉट जस्टिफाइड।
विद द कैपिटल प्रोवाइड कैपिटल अमाउंट। ठीक है। अच्छा, और क्या रीजन हो सकती है? और क्या रीजन हो सकती है? आप मैनेजमेंट हो कंपनी की, है ना? आप मैनेजमेंट हो ना? अच्छा। आप मैनेजमेंट हो कंपनी की, तो कुछ ना कुछ तो वजह होगी। और क्या रीजन हो सकती है, बताओ मुझे। हाँ जी, और क्या रीजन हो सकती है? अच्छा। अच्छा ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर मैनेजमेंट ठीक से काम नहीं कर रही। मैनेजमेंट तो आप खुद हो वाजिद, आप ठीक से काम नहीं कर रहे। अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर एक लिस्टेड कंपनी है और वो कैपिटल कैपिटल मांगना शुरू करती है तो कैपिटल कैसे मांगेगी? ये लिस्टेड कंपनी है। ये लिस्टेड कंपनी है। एक है लिस्टेड कंपनी, ठीक है। ये कैपिटल कैसे इकट्ठा करती है? कैपिटल कैसे आता है इसके पास? ये अपने शेयर्स को लिस्ट करती है ना, लिस्ट करती है स्टॉक एक्सचेंज पे। और फिर लोग आते हैं, ठीक है। लोग अपना पैसा देते हैं, शेयर खरीदते हैं, शेयर खरीद लेते हैं। ऐसा ही है, शेयर खरीद लेते हैं। ये है आतिफ, ठीक है, आतिफ। और ये है वाजिद, ठीक है। ये वाजिद है, ठीक है। इन्होंने एक कंपनी चलाई थी, ठीक है। ये कंपनी के मालिक थे दो, 50-50% के, ठीक है। ये कंपनी चला रहे थे। इन्होंने इन्होंने कहा कि यार हमें पैसे की जरूरत है। तो ये आया कोई, चलो, ये आ गया सलमान, ठीक है। ये सलमान है, ये सलमान आया। ये थोड़ा सा ना तेज तरार बंदा था। तो आतिफ और वाजिद यहाँ पे खड़े देख रहे थे कि ये कहता है कि यार मैं आपकी कंपनी के शेयर खरीद लेता हूँ। कंपनी के शेयर खरीदेगा तो क्या आतिफ और वाजिद ही सिर्फ मालिक रहेंगे, या सलमान भी मालिक बन जाएगा? बताओ, बताओ, बताओ जरा मुझे बताओ। हाँ, सलमान भी बन जाएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सलमान भी बन जाएगा गौसिया, मैं अभी आप लोगों के जवाब पे भी आता हूँ। सलमान भी बन जाएगा। तो आतिफ और वाजिद को क्या ये ख्याल आ सकता है कि यार हम दोनों तो 50-50% के मालिक थे, अब हमें क्या नाम है, सलमान को भी हिस्सा देना पड़ेगा? तो इस वजह से वो सलमान को अगर नहीं पसंद करते या वो नहीं चाहते कि हमारा जोन सा है कि कंपनी जो है वो किसी और के कंट्रोल में भी जाए, या मैनेजमेंट जो ऑलरेडी है उसके कंट्रोल से बाहर हो जाए चीज, वो ना चाहते हो, तो भी तो वो कैपिटल रैशनिंग सपोर्ट कर सकते हैं और कैपिटल ना प्रोवाइड करें। यानी कि मैनेजमेंट मैनेजमेंट में बी रिलक्टेंट टू रिलक्टेंट टू इशू एडिशनल कैपिटल टू इशू एडिशनल कैपिटल। हाँ, एडिशनल कैपिटल इन ऑर्डर टू अवॉइड इन ऑर्डर टू अवॉइड कंट्रोल टू द आउटसाइडर ऑफ बिजनेस कंट्रोल टू द आउटसाइडर ऑफ बिजनेस। क्या ये बात समझ आ रही है? आउटसाइडर ऑफ बिजनेस। और भाई ये दूसरा पॉइंट समझ आया मैंने क्या कहा है? एनी लंबी स्टोरी समझाती है इस पॉइंट ली। हाँ जी, बताओ, क्या समझ आया? हाँ जी, ठीक हो गया। तो ये पॉइंट याद करने में मसला तो नहीं होगा? मेरा ख्याल है मसला नहीं होगा। मैं बस आगे 10 मिनट मैक्सिमम। आप उधर जाओ, मैं आ रहा हूँ। वो उससे ले लो ना। हाँ जी भाई, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है भाई? ओके, हो गया। ये पॉइंट मैंने सिर्फ इसलिए समझाया ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अच्छा, एक और बात बताओ मुझे अब जरा अकाउंटिंग की एनक लगा कर बताना है, अकाउंटिंग की एनक लगा के बताना है, ठीक है। अकाउंटिंग की एनक आप कैसे लगाओगे कि यार ये जो आतिफ और वाजिद थे इनके दरमियान 50% पहले
फिफ्टी 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 था। ये थी शेयर रेशो, शेयर रेशो। ऐसा ही है। क्या जब क्या जब पार्टनर्स बढ़ जाएंगे, यानी कि पहले अगर शेयर जो से थे वो 100 रुपए के 100 थे शेयर्स, तो आतिफ को और वाजिद को 50 और 50 मिलते थे। तो क्या अब वाजिद के आ जाने से, सलमान के आ जाने से, ये जो शेयर रेशो है ये डाइल्यूट नहीं हो जाएगी? डाइल्यूट यानी कि जो पहले 2 पे तकसीम हो रही थी वो अब क्या 3 पे तकसीम नहीं होगी? क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? यानी कि हाँ, बिल्कुल 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 सही ना, यानी कि अर्निंग पर शेयर वो भी कम नहीं हो जाएगी? ऐसा ही है। ऐसा ही है ना। क्योंकि जब ज्यादा लोगों में तकसीम होती है तो चीज छोटी होती जाती है। एक रोटी 3 बच्चों में तकसीम हुई तो 2 बच्चों में तकसीम हुई तो आधी आधी हो गई। और फिर अगर 4 बच्चों में हुई तो एक चौथाई हो गई। समझ आई? फिर थोड़ी रोटी मिलेगी सबको। समझ आई ना बात की? हाँ। तो इसका मतलब है कि यहां से एक और पॉइंट निकल सकता है। यहां से एक और पॉइंट निकल सकता है कि इंटरनल रीजन है, ये बात ध्यान रखना। मैनेजमेंट में बी रिलक्टेंट में बी रिलक्टेंट टू इशू न्यू कैपिटल न्यू कैपिटल मैनेजमेंट में बी रिलक्टेंट टू इशू न्यू कैपिटल बिकॉज ऑफ डाइल्यूशन डाइल्यूशन ऑफ शेयर्स। हाँ, या ईपीएस। हाँ जी, समझ आई बात की? और भाई समझ आई है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वजह हो सकती है ना, जितने हिस्सेदार बनते जाएंगे उतना ज्यादा काम कम होता जाएगा, उतना ज्यादा मुनाफा भी कम हो सकता है अगर प्रॉफिटेबिलिटी ना बढ़े तो। ठीक है। अच्छा, और इंटरनल रीजन क्या हो सकती है जी? क्या हो सकती है? अच्छा, कैपिटल रेज करने के ना दो तरीके होते हैं। कैपिटल रेज करने के मैं बताता हूँ आप लोगों को, कैपिटल रेज करने के दो तरीके होते हैं। या तो जेब से पैसा लगाओ, इक्विटी, इक्विटी ऐसा ही है। या फिर उधार ले लो, लोन। ठीक है, बैंक से। ठीक है। अच्छा, अब हो सकता है मैनेजमेंट मेरे जैसी हो, वो कहती हो कि भाई मेरे जैसी या आप जैसी भी हो। ठीक है। वो कहे कि मैं तो इंटरेस्ट नहीं दे सकता भाई। कोई भी वजह हो सकती है। मैनेजमेंट में बी रिलक्टेंट, दोबारा यही लाइन सारी, मैनेजमेंट में बी रिलक्टेंट टू इशू एडिशनल कैपिटल ड्यू टू हाई इंटरेस्ट पेमेंट्स। हाई इंटरेस्ट पेमेंट्स। क्या ये बात सही है? हाई इंटरेस्ट पेमेंट्स। क्या ये बात याद रहेगी? हाई इंटरेस्ट पेमेंट्स की वजह से मैनेजमेंट ना कर सकती हो। बिल्कुल सही, बोरोइंग बोरोइंग, बिल्कुल सही सकीना। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। हाँ। हो सकता है एक लास्ट रीजन हो सकता है कि मैनेजमेंट सिर्फ चाहती हो, मैनेजमेंट में ओनली वांट टू रेज एडिशनल कैपिटल फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स। यानी कि लोन लेना ही ना चाहती हो, सिंपल रिटेन्ड अर्निंग से करना चाहती हो। ऐसा हो सकता है ना? तो मेरा ख्याल है कि ये रीजंस जो सी हैं, इंटरनल रीजंस काफी हैं। क्या ख्याल है? समझ आई? कि रिटर्न जो है वो नॉट जस्टिफाइड है कैपिटल इन्वेस्टमेंट से। कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपकी ज्यादा है लेकिन उसके ऊपर रिटर्न कुछ नहीं है। ठीक है। मैनेजमेंट में भी रिलक्टेंट टू एडिशनल कैपिटल इन ऑर्डर टू अवॉइड कंट्रोल टू द आउटसाइडर ऑफ द बिजनेस। यानी कि वो चाह रही हो कि कंट्रोल यार अंदर अंदर ही रहे, बाहर ना जाए किसी के कोल। ठीक है। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि मैनेजमेंट में भी रिलक्टेंट टू इशू न्यू कैपिटल बिकॉज ऑफ डाइल्यूशन ऑफ ईपीएस। यानी कि जितने ज्यादा शेयर होल्डर्स बनते जाएंगे उतनी ज्यादा ईपीएस डाइल्यूट होती जाएगी, जो कि उनके फेवरेबल में ना हो। ठीक है। मैनेजमेंट चाह रही हो कि यार हम हाई इंटरेस्ट पेमेंट्स ना करनी पड़े, इसलिए मैनेजमेंट नया शेयर कैपिटल ही ना लगा रही हो। ठीक है। या वो चाह रही हो कि हम सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स में से पैसे लगाएं, हम कहीं और से ना पैसे लगाएं। समझ आई बात की? तो ये आज हम सिर्फ सॉफ्ट रीजंस करते हैं, कल हम हार्ड रीजन करेंगे और मल्टी पीरियड कैपिटल रेशनिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे। मुझे बताओ अगर इसमें किसी को कोई सवाल है तो आई एक्सप्लेन। मेरा ख्याल है कि काफी अच्छे तरीके से हमने जो है ना इसकी थ्योरी को भी टच किया है, याद करने में आसानी होगी। मुझे बताओ अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। हाँ। हाँ जी। इन पॉइंट्स को दोबारा से याद करना है। मैं ये एक बात बता दूं, अगर तुम लोगों ने थ्योरी ना की तो क्या नाम है, बस फिर वो लड़ाई है सीधी सीधी, और कुछ भी नहीं है। थ्योरी आप लोगों ने कल पढ़ के आनी है, इसी तरीके से पढ़नी है। ये पूरी की पूरी थ्योरी इतनी छोटी सी समरी में कवर हो गई है। इस तरह समरी बना बना के काम करना है। ठीक है।
देखो, सिंपल। कैपिटल रेशनिंग क्या होती है? ठीक है, शॉर्टेज ऑफ फंड्स है। कैपिटल रेशनिंग की रीजंस क्या होती हैं? कुछ सॉफ्ट रीजंस होती हैं, कुछ हार्ड रीजंस होती हैं। सॉफ्ट रीजंस आर दोज रीजंस विच आर इंटरनली जनरेटेड। हार्ड रीजंस आर दोज रीजंस विच आर एक्सटर्नली जनरेटेड। इंटरनल रीजंस कौन कौन सी हो सकती हैं? इंटरेस्ट पेमेंट्स हो सकती है, अनजस्टिफाइबल कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो सकती है, उसके बाद क्या नाम है, डाइल्यूशन ऑफ ईपीएस हो सकती है, और फिर उसके बाद आउटसाइडर कंट्रोल से रेजिस्टेंस। समझ आई बात की? शेयर करना, अगर टाइम मिला तो मैं चेक भी करके आपको बताऊंगा, ठीक है? ओके करो। टेक केयर गाइस, हाँ फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज।